नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। कन्हैया की जमानत पर फैसला आज। जेएनयू छात्रों का संसद घेराव की तैयारी। उमर और अनिर्बान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का होगा पुनर्गठन। प्रधानमंत्री ने बनाया 5 सदस्यीय टास्क फोर्स। उच्च अधिकारियों के बेहतर उपयोग पर सुझाव। अगले महीने रिपोर्ट। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को भारत लाने की तैयारी। ब्रिटेन से प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए ईडी को अदालत से मिली मंजूरी। विदेश मंत्रालय से करेगा आग्रह। रूस को नाटो की चेतावनी। सीरिया और यूक्रेन में दखलंदाजी से बचने की नसीहत। रूस ने आरोपों को बताया निराधार। और एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। श्रीलंका को दी 5 विकेट से मात। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार छात्र कन्हैया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कन्हैया की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कुछ मुश्किल सवाल पूछे थे। इस बीच देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की पुलिस हिरासत मंगलवार को खत्म हो गई। दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर बुधवार को फैसला आना है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कन्हैया की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कन्हैया के खिलाफ सबूत मांगे और ये साबित करने को कहा कि नारे लगाने वालों में कन्हैया भी शामिल था। कोर्ट ने ये भी जानना चाहा कि 9 फरवरी को ही एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। आई विटनेसेस हैं जिन्होंने कहा कि कन्हैया ने भी अलगाववादी ये इस टाइप के नारे लगाए हैं उमर खालिद और उसके बाकी साथियों के साथ और डेमोन्स्ट्रेशन किया। और बल्कि जो कल्चरल प्रोग्राम था वो जब कैंसिल हुआ तो कन्हैया ने ही ऑब्जेक्शन किया। जेएनयू विवाद पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है और छात्रों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां इनोसेंट लोगों के ऊपर हमले होते हैं, कानून का एक गैर इस्तेमाल हो जाता है, ऐसे कोई भी स्थिति हो वहाँ प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं। इनकी मन की बात में इसमें उन्हें ऐसी इम्पोर्टेंट इश्यूज को जगह नहीं है। जेएनयू में 9 फरवरी को एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगने का आरोप है। पुलिस ने कन्हैया समेत 6 छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच आज जेएनयू छात्र संसद भवन की ओर मार्च करेंगे। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार छात्र रिहाई की मांग को लेकर ये मार्च निकाल रहे हैं। मार्च दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जो मंडी हाउस से संसद भवन तक होगा। अब बात संसद के कामकाज की करते हैं। राज्यसभा में कल एआईएडीएमके के सांसदों के अवरोध के चलते सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। ये सांसद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एआईएडीएमके सांसदों ने सदन के बीच में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के इशारे पर अवरोध किया जा रहा है। सदन में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया। दूसरे दलों ने भी कांग्रेस का इस मामले में समर्थन किया। Deputy Chairman to accept our privilege against Union HRD Minister, and it is not once she has misled the people of this country. और ये जल्दी से जल्दी
प्रिविलेज जो है उसको आप स्वीकार करिए और इस देश में जो सब कुछ गलत चल रहा है उसका रास्ता निकालने का काम करिए। वहीं सरकार ने विपक्ष के इस कदम पर आपत्ति जताई। जहाँ तक सवाल है प्रिविलेज मोशन का, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक नियम होता है, उसकी एक सिस्टम होता है। उसके तहत जो प्रिविलेज मोशन आपने दिया होगा या ऑनरेबल मेंबर्स और हैं उन्होंने दिया होगा, उसके बारे में चेयर डिसाइड करेगी। उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन को जानकारी दी कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सभापति के पास विचाराधीन है। There is a procedure. We have to comply with that procedure, and therefore the notice is under the consideration of the honorable chairman. सदन में एआईएडीएमके के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच कार्ति चिदंबरम ने इस मामले में सफाई दी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पर गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने का आरोप है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान कथित गैंग रेप के मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। राज्यसभा में सांसद कुमारी शैलजा ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया। इधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर हरियाणा सरकार को अवमानना का नोटिस भेजा है। हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप मामले की हाई कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच कराने की मांग राज्यसभा में उठी। असलियत सामने नहीं आ रही है, सर हम डिमांड करते हैं कि हरियाणा में हाई कोर्ट खुद इसकी इंक्वायरी करे। हम इसकी डिमांड करते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, तभी असलियत सामने आएगी। इस बीच हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई समिति हिंसा पीड़ित जिलों का दौरा करेगी। उनको समय दिया गया है और उस समय के अंदर उनको आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, अगर वो पाए जाएंगे तो यकीनी तौर पर किसी के साथ भी लिहाज नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस भेजा है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश ने इसके पहले हुए जाट आंदोलन की हिंसा से कोई सबक क्यों नहीं लिया। पिछले महीने हरियाणा में 10 दिन तक चले जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और लूटपाट हुई थी। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा में भी मंगलवार को कामकाज के दौरान कई बार अवरोध का सामना करना पड़ा। एआईएडीएम के सांसदों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गतिरोध पैदा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने रोहित वेमुला मामले पर सदन की कार्यवाही बाधित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही एआईएडीएम के सांसदों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। एआईएडीएम के सदस्यों के हंगामे के बीच सदन को 3 बार स्थगित करना पड़ा। We have assured them that if they move a substantive motion which is agreed by you, we will be ready to hold any discussion on the subject. And the point that they are saying that the government did not act, this matter is also, I believe, if I am not wrong, is under the supervision of the Supreme Court. इससे पहले शून्यकाल में श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय समेत कई सांसदों ने कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। Jyotiradittya Scindia, he has tarnished my image. He has tarnished my image because my request is, with the letter which I have returned to the HRD ministry, I have never mentioned Rohit name. इधर कांग्रेस ने भी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के आगरा में दिए गए एक विवादित बयान पर भी विरोध जताया। स्पीकर के आश्वासन के बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा। आखिरकार 2 बजे के बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के विवादित बयान को लेकर कल संसद में गतिरोध दिखा। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री से सफाई मांगी। बीएसपी समेत दूसरे दलों ने कठेरिया के इस्तीफे की मांग की। वहीं राज्य मंत्री कठेरिया ने आरोपों से इनकार किया है। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के विवादित बयान पर संसद के भीतर अवरोध और सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रामशंकर कठेरिया को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। बेहतर यही होगा वो कार्रवाई करें, और सदन चल रहे हैं, हमारा इस वक्त बजट का सेशन चल रहा है, लोकसभा में राज्यसभा में उनको बताना चाहिए कि मैंने क्या कार्रवाई की। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र की सरकार से हम ये मांग करते हैं कि संबंधित मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री जी से हमारा ये कहना है कि वो इनको अपनी सरकार से बर्खास्त करें। दूसरे दलों ने भी केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के बयान की निंदा की है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए। आगरा में मुकदमा भी कायम हुआ है लोगों के खिलाफ। तो रोज ये बयान करते हैं, रोज और कोई न कोई रास्ते से, यानी एक तरह से देश सुकून में है, वो चैन में न रहे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सभी को संविधान और कानून का पालन करना चाहिए। एवरीबॉडी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो द रूल्स। इसमें बहस करने का विषय आई नहीं, मुझे मालूम भी नहीं उन्होंने क्या कहा, क्या किसने क्या लिखा वगैरह। वहीं रामशंकर कठेरिया ने भड़काऊ भाषण और किसी समुदाय का नाम लेने से इनकार किया है। बयान की बात है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, पूरी तरह असत्य है और राम गोपाल जी ने बिना सीडी देखे और ऐसा बयान दिया है, तो ये बहुत और चिंता की बात है। कठारिया पर कुछ दिन पहले आगरा में एक वीएचपी कार्यकर्ता की शोक सभा के दौरान आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। शिवसेना ने मंगलवार को हुई एनडीए की बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। पार्टी सांसद अरविंद सावंत ने दावा किया है कि इस बैठक के लिए शिवसेना को न्योता नहीं भेजा गया। पार्टी ने इस मसले पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू को जानकारी देते हुए नाराजगी जाहिर की। सावंत के मुताबिक नायडू ने गलती मान ली है, जिसकी वजह से शिवसेना इस मुद्दे को अब तूल नहीं देगी। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के स्टाफ के पुनर्गठन और उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 5 सदस्यों का एक कार्यबल बनाया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव राजीव कुमार इसके अध्यक्ष होंगे। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि समिति को अगले महीने अपनी रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का पुनर्गठन सुशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये फैसला मोदी सरकार की न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन की सोच पर आधारित है। कार्मिक राज्य मंत्री के मुताबिक ऑटोनोमस संस्थाओं के पुनर्गठन और समीक्षा पर भी विचार किया जा रहा है। ये टास्क फोर्स केंद्र सरकार के अधीन उच्च पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को बेहतर उपयोग को लेकर सिफारिशें देगा। टास्क फोर्स इन पदों की भूमिका और जरूरत पर भी सुझाव देगी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को ब्रिटेन से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी मिल गई है। मुंबई की अदालत ने मंगलवार को आदेश जारी करके ईडी को ललित मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। प्रवर्तन निदेशालय ललित मोदी और दूसरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। इस सिलसिले में ईडी ललित मोदी को भारत लाना चाहता है। ब्रिटेन से ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए निदेशालय ने याचिका दायर की थी। ईडी का कहना है कि ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल को नोटिस का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अदालत ने इससे पहले इसी मामले में मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके आधार पर ही पिछले साल ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। निदेशालय के प्रत्यर्पण के आग्रह को अब विदेश मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय इसे ब्रिटेन के अधिकारियों के पास भेजेगा। कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में मंगलवार को पेश किया गया। ये विधेयक विशेष क्षेत्रों के कुछ समुदायों के प्रतिबंधों को हटाने से भी जुड़ा है। गतिरोध के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2016 को पेश किया। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने उस समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सूची में संशोधन का प्रस्ताव किया है। विधेयक में कुछ समुदायों के मामले में क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाए और बदले जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं ओडिशा के मामले में कुछ समुदायों को बाहर निकालना है।
भविष्य निधि पर टैक्स लगाने की घोषणा के बाद मची खलबली पर सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने साफ किया है कि पीपीएफ पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में 1 अप्रैल के बाद जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। हालांकि मूल राशि पर छूट जारी रहेगी। इस बीच कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने टैक्स प्रस्ताव पर विचार करने का भरोसा दिया है। सार्वजनिक भविष्य निधि से जुड़े कर प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्टीकरण दिया। मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ से पैसा निकालने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है, उस पे ये जो नया टैक्स का स्कीम है लागू नहीं होगा, वो इसके दायरे के बाहर है। तो जो लोग पीपीएफ में हैं उन लोगों को इस बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के प्रस्तावित कर दायरे में 15,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ में जमा राशि के 60% हिस्से पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में होगा, जबकि मूल रकम पर कोई कर नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव का असर उन 70 लाख कर्मचारियों पर भी पड़ेगा जो निजी कंपनियों में मोटी तनख्वाह पाते हैं। मंत्रालय के मुताबिक पंजीकृत प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम से 40% रकम पर कर नहीं लगेगा। बाकी बची 60% रकम को एन्युइटी में निवेश कर टैक्स से बचा जा सकता है। आप बिना टैक्स दिए हुए वो पैसे प्रोविडेंट फंड या एनपीएस में डाल रहे हैं और तब बिना टैक्स दिए हुए वो बढ़ते चले जा रहे हैं वो पैसे, तो इसलिए दे रहे हैं जिसमें कि आपको रिटायरमेंट में इनकम मिले। अगर वो आप रिटायरमेंट इनकम के लिए उसको प्रयोग नहीं करते हैं तो जी आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ समेत केंद्रीय कर्मचारियों के 11 संगठन इन प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं और इसे एक तरफा श्रम सुधार बता रहे हैं। इन संगठनों ने 10 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की योजना भी बनाई है। पूरा ट्रेड यूनियनों इनके खिलाफ है। हम संघर्ष के रास्ता पर चलेंगे, ये वापस करना ही होगा। अभी ये सरकार जल्दी से जल्दी ये प्रपोजल को वापस देना है। विपक्षी दल भी कर्मचारी संगठनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मीनिंगलेस इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप एंड टोटली अगेंस्ट द social security schemes of the government. Basically is a fundamental assault on the, particularly the life security which has to be given to the pensioners. फिलहाल ईपीएफओ पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगता है। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम से पैसा निकालते वक्त टैक्स देना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार का विदेश नीति पर ज्यादा जोर होने के बावजूद बजट में विदेश मंत्रालय के आवंटन में बड़ी कटौती की गई है। पड़ोसी देशों को दिए जाने वाले अनुदान में भी भारी कमी की गई है। विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति का कहना है कि इससे दुनिया में भारत की राजनयिक पहल पर असर पड़ सकता है। ज्यादा आवंटन की उम्मीद लगाए बैठे विदेश मंत्रालय को बजट से निराशा हाथ लगी है। पिछले 2 सालों में भारत की तरफ से सार्क और अफ्रीका समेत कई गरीब देशों को सहयोग और सहायता के वादे किए गए थे। ऐसे में मंत्रालय को इस साल के बजट में विशेष आवंटन का इंतजार था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस साल के बजट में पिछले साल के मुकाबले 379 करोड़ रुपए कम दिए गए हैं। और ये स्थिति तब है जब विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने पिछले दिनों बजट में इजाफे की अनुशंसा की थी। When they ask for their annual expenditure every year, the Ministry of Finance gives them half. I'm not exaggerating. It is little more than half of what the ministry judges necessary. So everything is functioning on an absolute shoestring. Again, this affects our effectiveness. सबसे ज्यादा कमी नेपाल को दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग में की गई है। पिछले साल नेपाल को 420 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि इस साल उसे 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी तरह बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान के बजट में भी कमी की गई है, जबकि इन चारों देशों के मामले में भारत की विदेश नीति सही पटरी पर चल रही है। Problems we have is that whenever the government has, for example, a fiscal deficit that it wants to bridge, it may cut, for argument's sake, 10% from all ministries. Our point is you cannot do that to a solemn national commitment. हालांकि म्यांमार और मालदीव के लिए बजटीय सहायता बढ़ा दी गई है। म्यांमार को अब 250 करोड़ की जगह 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वहीं मालदीव को 25 की जगह 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री ने इस बार के आम बजट में कृषि के विकास के लिए 2 उपकर लगाए हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि ये बजट ग्रामीण इलाकों के कायाकल्प की आधारशिला रखेगा। तो केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने यह भी कहा है कि बजट से खेती को एक नया जीवन मिलेगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण में गांव, गरीब और किसान का जिक्र कई बार आया। बजट में ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री के मुताबिक इससे ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं और दूसरी सर्विसेज हैं, वो भी गांव के अंदर उसको भी मजबूत करने के लिए तभी हम ये कह सकेंगे कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये गांव और गरीब की तकदीर बदलने वाला है। उन्होंने दावा किया कि मई 2018 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी और हर खेत को पानी मिल सकेगा। इतनी बड़ी बढ़ोतरी बजट में कृषि, सिंचाई या गांव से संबंधित जो इस बार का बजट है, इतना बड़ा बजट इसके पहले कभी नहीं आया था। बजट में 0.5% कृषि सेस लगाया गया है, जबकि काले धन के खुलासे पर लगने वाला 7.5% कर कृषि क्षेत्र को मिलेगा। साथ ही कृषि ऋण के लिए भी 9 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन सबके जमीनी नतीजों के लिए अभी सबको इंतजार करना पड़ेगा। बेशक नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में भारी बढ़ोतरी की है और कायाकल्प की बात भी कही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्यों के पास है और बहुत हद तक यह कायाकल्प राज्य सरकारों की क्रियाशीलता और उनके सहयोग पर निर्भर करेगा। कैमरामैन शिव कुमार के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने और उसे मजबूत करने के लिए आपसी जुड़ाव का फॉर्मूला सबसे कारगर है और भारत ने इसी रास्ते पर चलकर विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। सफलता का श्रेय आपसी जुड़ाव जैसे फॉर्मूले को जाता है। रायसीना संवाद 2016 के उद्घाटन समारोह के मौके पर ये बातें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहीं। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर चलते हुए भारत ने न सिर्फ एशियाई देशों से अपने संबंध प्रगाढ़ किए हैं, बल्कि दुनिया के देशों से भी संबंध बनाने में सहूलियत हुई है। Connectivity is not just key to India's development ambitions, but an important and integral aspect of its vision for international cooperation. It will drive our interests and relationships in Asia and beyond. सम्मेलन में हिस्सा लेने आए बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल हसन मोहम्मद अली ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए आपसी सहयोग की बहुत जरूरत है। A peaceful and stable South Asia is required for our own interest as much as it is for the rest of the world. It is imperative that we, the countries in South Asia, join hands and the rest of the world come to our assistance to address our security challenges. 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 40 देशों के 450 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। सीरिया पर रूस को नाटो ने कड़ी चेतावनी दी है। नाटो ने यूक्रेन और सीरिया में बदतर होते हालात के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। नाटो कमांडर जनरल फिलिप ब्रिडलव ने कहा है कि सीरिया को लेकर तुर्की और रूस के बीच तनाव चरम पर है। नाटो के वरिष्ठ कमांडर जनरल फिलिप ब्रिडलव ने रूस पर सीरिया और यूक्रेन में हालात को बदतर बनाने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ कमांडर ने रूस पर सीरियाई सरकार की मदद का आरोप लगाते हुए कहा है कि वहां आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, आर्थिक मदद और समर्थन जुटाने के लिए जनरल फिलिप वॉशिंगटन में हैं। Russia's entry into the fight in Syria has complicated the problem, changing the dynamic on the Med, in the air and on the ground. Despite public pronouncements to the contrary, to date Russia has done little to counter Daesh, but a great deal to bolster the Assad regime and its allies. जनरल फिलिप ने प्रवासी संकट को जानबूझकर युद्ध के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। हालांकि रूस ने पश्चिमी देशों के आरोपों को खारिज किया है। रूस ने कहा है कि सीरिया में उसकी कार्रवाई सिर्फ IS आतंकियों के खिलाफ है।
नाटो जनरल ने रूस को अमेरिका के लिए भी खतरा बताया है। नाटो जनरल का बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीरिया में 27 फरवरी से युद्ध विराम लागू किया जा चुका है। अमेरिका और रूस की पहल से किए गए इस अस्थायी युद्ध विराम को वहां खूनी संघर्ष के खात्मे की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराक के अनबर प्रांत के हथीदा में सेना मुख्यालय को निशाना बनाकर हुए आतंकी हमले में सेना के एक वरिष्ठ कमांडर समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले को आईएस के 4 फिदायीन ने अंजाम दिया। हमलावर मुख्यालय में घुस गए और खुद को विस्फोट करके उड़ा लिया। हमलावर सेना की वर्दी में थे। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब बगदाद के उत्तरी इलाके को फिर से कब्जे में लेने के लिए इराकी बलों ने नए सिरे से अभियान छेड़ा है। इसका मकसद आईएस की सप्लाई लाइन को काटना और इस आतंकी समूह के कब्जे वाले उत्तरी शहर मोसुल पर पकड़ मजबूत करना है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जारी दौड़ में मंगलवार को 11 राज्यों में वोट डाले गए। इसलिए इसे सुपर ट्यूसडे कहा जा रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें सुपर ट्यूसडे के नतीजों पर टिक गई हैं। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की रेस में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश बढ़त जारी रखने की होगी। वही ट्रंप को पछाड़ने के लिहाज से उनके मुख्य प्रतिद्वंदी सेनेटर टेड क्रूज के लिए सुपर ट्यूसडे बहुत अहम है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी में हिलेरी क्लिंटन अपने मुख्य प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स पर बढ़त बरकरार रखना चाहेंगी। 4 राज्यों में हुई प्राइमरी में डेमोक्रेटिक पार्टी में क्लिंटन ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है, जबकि 1 राज्य सैंडर्स के नाम रहा। वहीं रिपब्लिकन पार्टी में ठीक इसी तरह के नतीजे ट्रंप के हक में रहे हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी टेड क्रूज को एक जगह कामयाबी मिली है। राष्ट्रपति चुनाव 8 नवंबर को होंगे। This campaign, as I think all of you know, this campaign is not just about electing a president, it is about transforming America. बात क्रिकेट की। एशिया कप T20 में भारत ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंका पर इस शानदार जीत के साथ भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। एशिया कप में भारत की लगातार 3री जीत है। मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 138 रन बनाए। युवराज और कोहली की शानदार पारी से टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 4 गेंद बाकी रहते 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विराट ने 47 गेंदों में 7 चौकों की मदद से नाबाद 56 रन बनाए। वहीं युवराज ने 18 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की बदौलत 30 रन का योगदान दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कन्हैया की जमानत पर फैसला आज। जेएनयू छात्रों का संसद घेराव की तैयारी। उमर और इमरान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का होगा पुनर्गठन। प्रधानमंत्री ने बनाया 5 सदस्यीय टास्क फोर्स। उच्च अधिकारियों के बेहतर उपयोग पर सुझाव। अगले महीने रिपोर्ट। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को भारत लाने की तैयारी। ब्रिटेन से प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए ईडी को अदालत से मिली मंजूरी। विदेश मंत्रालय से करेगा आग्रह। रूस को नाटो की चेतावनी। सीरिया और यूक्रेन में दखलंदाजी से बचने की नसीहत। रूस ने आरोपों को बताया निराधार। और एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया श्रीलंका को 5 विकेट से मात। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।